छात्रों, आज हम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की चर्चित कविता नदी के द्वीप की ससंदर्भ व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। यह कविता प्रयोग धर्मिता पर आधारित है। नदी के द्वीप कविता प्रयोगवाद की सशक्त और चर्चित कविता है, जिसने व्यक्ति के अस्तित्ववाद को रेखांकित किया है। तो आज हम इस कविता के अर्थ को सर्वप्रथम समझेंगे, तत्पश्चात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष को जानेंगे। तो इस कविता में नदी समाज की प्रतीक है। भूखंड व्यक्ति अर्थात इसमें जो द्वीप आया है, द्वीप के पिता के रूप में प्रस्तुत हुआ है और द्वीप शब्द व्यक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार इस कविता में मुख्य रूप से 3 प्रतीक अपनाए गए हैं: द्वीप, नदी तथा भूखंड। और यह तीनों प्रतीक क्रमशः व्यक्ति, समाज तथा उसके निर्माता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम पहले इसके कठिन शब्दों को जानेंगे, उसके बाद व्याख्या को समझेंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि नदी समाज के लिए आया है। जिस प्रकार से नदी गतिमान रहती है, समाज भी गतिमान होता है, उसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन होता रहता है। भूखंड द्वीप का निर्माता है और नदी उस द्वीप की जन्मदात्री है। भूखंड कहते हैं जमीन का टुकड़ा, भू कहते हैं पृथ्वी और उसका जो एक भाग होता है, इसका ये अर्थ होता है। दाय का अर्थ होता है दायित्व, जो दायित्व सौंपा जाता है उससे संबंधित है। माजती संस्कार, मतलब उसमें परिवर्तन करती है, अच्छा बनाती है। आह्लाद से, आह्लाद खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए भी आता है। प्लावन, प्लावन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जल बहुत तीव्र गति से बहता है, जिसके लिए बाढ़ भी कहा जाता है। स्रोतस्विनी नदी के लिए आया है। काल प्रवाहिनी, काल प्रवाहिनी उसकी उच्च श्रृंखल स्थिति के लिए आया है, अर्थात उसके भयानक रूप के लिए आया है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ एक खतरनाक रूप धारण कर लेती है। तो यह इस कविता के कठिन शब्द थे जिनको हमने अभी समझा।
इसके बाद हम इसका संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की नदी के द्वीप से चयनित हैं। इसके बाद इसका प्रसंग, द्वीप का अस्तित्व नदी पर ही निर्भर होता है, अतः द्वीप नदी को माता मानकर उससे अपने संरक्षण की कामना करता है। साथ ही वह अपनी स्थिति और नियति को भी स्वीकार करता है, अर्थात इसमें जो द्वीप है वो नदी के लिए अपनी माता मानता है और भूखंड के लिए अपना पिता स्वीकार करता है। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। नदी तुम सदा बहती रहो, कि हे नदी तुम हमेशा बहती रहो, गतिमान रहो। भूखंड ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, अर्थात भूखंड पर जो पेड़ पौधे हैं वे मुझ पर भी उग आए हैं। तुम उन्हें मांझती और संस्कार देती चलो। हे माँ, किसी के स्वैचार से या अतिचार से या तुम्हारे अपने आह्लाद से यदि कभी ऐसा हो कि तुम्हारा जल घर घरा उठे, कहने का आशय है कि बाढ़ आ जाए या बाढ़ की स्थिति बने, तो तुम स्रोतस्विनी के स्थान पर काल प्रवाहिनी बन जाओ। अर्थात स्रोतस्विनी ऐसी नदी के लिए जो जीवनदायिनी है, और काल प्रवाहिनी अर्थात जो काल को प्रवाहित करती हो, इसका मतलब है खतरनाक रूप धारण कर लेती हो। और पेड़ पौधे, भूखंड, द्वीपों को भी बहाने लग जाओ, तो मुझे भी मिट जाना स्वीकार है। अर्थात जो द्वीप है वह जो है अपनी नियति को, अपनी स्थिति को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता है। यह ठीक है कि तब मेरी स्थिति रेत कणों सी हो जाएगी, पर मुझे यह भी स्वीकार है अगर रेत बनकर हम छान कर अलग करके छोड़ दिया जाएगा तो हम गिरेंगे और जम जाएंगे। जमकर हमारे पैर फिर से नया आकार ग्रहण करेंगे, अर्थात पुनः द्वीप बन जाएंगे। अर्थात हमारा अस्तित्व थोड़े समय के लिए ही प्रभावित होगा, लेकिन उसके बाद फिर से हम अपने रूप में आ जाएंगे। तो हे माँ, हम तुझे फिर सुसंस्कृत आकार देना, सामाजिक चेतना रूपी नदी को, द्वीप के अस्तित्व को पुनः संस्कार परिष्कार के माध्यम से विकास प्रदान करना।
व्याख्या के पश्चात अब हम इस कविता के विशेष की चर्चा करेंगे। इसमें कौन सी विशेष बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले मानव नियतिवाद से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी वह कर्मवाद पर विश्वास करता है, क्योंकि यह संसार गतिशील है और यह कर्म में ही है। दूसरी इसकी विशेष बात, प्रकृति का सजीव चित्रण कवि ने किया है और प्रकृति के दो रूप बताए हैं, एक स्रोतस्विनी के रूप में तो दूसरा काल प्रवाहिनी के रूप में। जहाँ स्रोतस्विनी के रूप में प्रकृति संजीवनी की तरह है, वहीं काल प्रवाहिनी के रूप में व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती है। प्रकृति के रूपक के माध्यम से समाज की बात उसने कही है कि यदि समाज संस्कारवान है तो वह स्रोतस्विनी के भांति जीवन दायनी हो जाएगा, और यदि समाज अशिष्ट है, संस्कारों से हीन है, तो वह समाज जो है उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इसके बाद नंबर 3, भाषा। भाषा सरल व्यवहारिक हिंदी है, जिसमें संस्कृत की शब्दावली को भी अपनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अलंकार की। तो इसमें अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आप इस विषय को भली भांति समझ चुके होंगे।